बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर औरंगजेब सोहरवर्दी रियलिटी टॉक के साथ। हर कोई जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर कोई उसके लिए तवज्जो करता है। बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारी कोशिशें होती हैं। कामयाबी क्या है? क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कामयाबी के? क्यों हर एक को कामयाबी नहीं मिलती? क्यों हमारे अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं? पॉजिटिविटी क्या है? बहुत खूबसूरत मौजू, बहुत प्रैक्टिकल मौजू, हर एक के दिल को छू लेने वाला मौजू। और इसी तरह की शख्सियत भी आज हमारे साथ मौजूद है जो अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी एनर्जी से बहुत सी जिंदगियों को तब्दील कर चुकी हैं, दिलों को छू चुकी हैं। और इट इज नन अदर देन मोहतरमा शीरीन नकवी साहिबा। बहुत बहुत वेलकम आपका प्रोग्राम में मैम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू औरंगजेब, जीते रहे आप भी, आपके खानदान वाले भी, आप जिनके साथ काम करते हैं वो भी। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ा ये एजाज है। जी मैम, प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो काइंडली आपके इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने कारनामे हैं कि उसकी लिस्ट बहुत तवील है। थोड़ा सा अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि आप मजीद क्या काम कर रही हैं और आपकी फर्म क्या काम कर रही है। अच्छा, तो मैंने 1996 में KZR नाम का इदारा ज्वाइन किया था कामरान रिजवी के साथ। वहां से फिर मैंने देखा कि जो ट्रेनिंग है ये तो यूथ की भी बड़ी काम आ सकती है, और मेरे अपने बच्चे भी उस वक्त बड़े हो रहे थे, उनकी ज़रूरियात, उनके दोस्तों की, नौजवानों की पाकिस्तान के, जिसकी वजह से मैंने फिर 2002 में YLC कराया, 2003 में स्कूल ऑफ लीडरशिप खोला, फिर 2005 में स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन खोला। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एक्स्ट्रा कॉर्प के नाम से, जहां हम माजूर नौजवानों को ट्रेनिंग देते थे एंटरप्रेन्योर बनने के, और उनके लिए दुकानें खोलते थे। मैंने एक बेकरी लगाई थी 16 हियरिंग इम्पेयर्ड गूंगों के साथ, फिर एक रेस्टोरेंट लगाया, एक दर्जी की दुकान लगाई। बहुत मुश्किलात देखी, ज़्यादातर बंद हो गए। अभी दर्जी की अभी तक चल रही है, SOL चल रहा है, SOLF चल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 बिजनेस खोल चुकी हूँ और उसमें से 5 इस वक्त चल रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने ट्रेनर्स रिसोर्स ग्रुप TRG नाम के इदारे के साथ उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2 इंटरनेशनल इदारों के साथ, उनके साथ भी पैनल पे हूँ या एक्टिव ट्रेनर हूँ। तो मुझे हमेशा शौक था बचपन से। मैं 16 साल की जब थी तो बहुत एम्बिशियस थी, मैंने हर चीज बनना था। मुझे नर्स भी बनना था, डॉक्टर, स्टूवर्डेस, टीचर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना था। तो वो मैंने किसी ना किसी तरह सारे शौक पूरे किए, और अभी भी मुझे और कंपनियां खोलने का भी शौक है, मुझे और प्रोजेक्ट्स भी बड़े बड़े लगा। तो अभी भी मैं कार्नेलियन के साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ, स्कूल ऑफ लीडरशिप और स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन के साथ, यूथ और इंटरनेशनल डोनर्स या लोकल डोनर्स के साथ काम करती हूँ। ओह माय गॉड, मेरी तो ये सारी बातें सुन के ही एक्साइटमेंट से तबीयत जो है वो पुरजोश हो चुकी है। तो हमारे व्यूअर्स का भी यकीनन यही हाल होगा। मैम, विद सच वंडरफुल बैकग्राउंड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लोगों से मिलना मिलाना, मैं आपका तज्जिया जानना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग कामयाबी 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 के पीछे भागते हैं, और अमूमन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दूसरों की डिफाइन करदा कामयाबी के पीछे भागते हैं, अपनी डिफाइन करदा कामयाबी के पीछे नहीं। तो पहले तो काइंडली हमें ये गाइड कीजिए कि आपका कामयाबी का तस्वर क्या है, और फिर इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हर एक की डेफिनेशन अपनी होती है, सक्सेस की, कामयाबी की हर एक की डेफिनेशन अलग है। मैं कहती हूँ कामयाबी तो, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कामयाबी है, मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकल रहे हैं तो कामयाबी, मेरी आंखें देख सकती हैं ये कामयाबी है, मैं उठ के बैठी हुई हूँ, मैं इस हवा को सूंघ रही हूँ, ये मेरे लिए, सांस ले रही हूँ, ये मेरे लिए कामयाबी है। तो हर लम्हा जिसका शुक्र आप करते हैं वो आपकी कामयाबी होती है। काम के हवाले से मतलब मैं हांडी भी पका लूं तो वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। काम जो कॉलिंग होती है इंसान की, इसी तरह आपके फैमिली में मेरे 2 बहुत प्यारे बेटे हैं, अब वो 38 और 39 इयर्स के हैं। मेरा एक 40 साल से मैं एक ही मियाँ से ब्याही हुई हूँ।
ماشاءاللہ آپ تو خود 38-39 سال کی لگتی ہے. یہ بھی کامیابی ہے. تو میرے لیے کامیابی کا لفظ کبھی کوئی اہمیت نہیں رکھا, کبھی نہیں رکھا. میرے گھر پہ بچپن میں کبھی کسی نے کامیابی کی بات ہی نہیں کی. جی کسی نے کبھی, مجھے نہیں یاد, آپ نے ابھی یہ لفظ کو اچھالا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ بچپن میں میرے امی ابا کبھی کامیابی بولی تھی؟ کبھی نہیں بولی تھی. ہمیشہ was the process. آپ سفر کیسا گزار رہے ہیں, مزہ جو ہے نا سفر میں. اورنگزیب اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے نا, اگر آپ کو اس سے بھی اچھی جیکٹ ایک دکان میں نظر آتی ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ بس جی مجھے یہ جیکٹ خریدنی ہے, اور جب تک یہ نہیں ملے گی نا مجھے کامیابی نہیں ملے گی. اب اگر آپ جی پیسے جمع کر کے آپ نے وہ جیکٹ خرید لیتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں, بڑے خوش ہو, آج ہی کامیابی ہو گئی. 3 مہینے بعد آپ بور ہو جائیں گے اس جیکٹ سے, آپ کو اس سے ایک اور جیکٹ نظر. کامیابی سے بور ہونا یا نہیں, یہ مزے کی بات نہیں ہے. تو کامیابی نے کبھی کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں تھا. آپ نے جو اس کے اندر ڈالنا ہے مسالہ, وہ کیا ہے اس کی بات کرو. جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اب میں ہانڈی میں سارے مسالے ڈال دوں, وہ جل بھی سکتی ہے اور بڑے مزے کی پک بھی سکتی ہے, اس کا انجام میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, تو میں اس کی بات ہی کیوں کروں. ہاں امید رکھوں کہ مجھ سے سفر اچھا گزرے, امید رکھوں کہ مجھ سے سفر اچھا گزرے, باقی دیکھی جائے گی. اور اگر میں سفر نہ گزاروں تو لعنت ہے میرے پہ, لعنت ہے میرے پہ کہ میرے پاس آئیڈیا آیا, میرے پاس وسائل موجود ہو گئے, میرے پاس جذبہ ہے, جنون ہے, اور میں اس سفر پہ نہ روانہ ہوں. یہ سب سے بڑی بےزتی ہے میرے اپنے آگے. اور جتنی میں اپنی بےزتی کروں گی اتنی میرا معدہ بڑھے گا اوروں کی بےزتی کرنے کے لیے. صحیح. اچھا, ابھی آپ کی اس خوبصورت گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہر ایک کو اپنی کامیابی خود ڈیفائن کرنی چاہیے, اور وہ آپ کی سوچ, آپ کی شخصیت پہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ذکر کیا وہ یہ کہ ریزلٹس, کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں, جو آپ اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہیں, اس پہ توجہ دیجیے. دیٹس ریئلی ریئلی ونڈرفل. اب ہم کامیابی سے آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پریکٹیکل سچویشن کی. میری آبزرویشن بھی یہی ہے, آپ کی آبزرویشن بھی یہی ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, ناٹ اسپیسیفک. زیادہ تر ہمارے ارد گرد کے جو ماحول ہے وہ بہت ہی ڈسکریجنگ ہے, ڈپریسنگ ہے, کریٹیکل ہے, جیلسی والا ہے. زیادہ تر لوگوں کے چہرے بنے رہتے ہیں, منہ اترے رہتے ہیں, سلام دعا بھی کریں گے تو گرم جوشی سے نہیں کریں گے. دفتروں کے ماحول میں بھی ایک سازشی سی بو آتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بچ بچ کے بات کرتے ہیں. گھروں میں بھی زیادہ تر یہی سچویشن ہے. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, واٹ از دا ریزن فار دس؟ اچھا مجھے بتائیں, آپ کیسا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں, ذرا مجھے ایک لفظ میں بتائیں, اس کی بجائے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انرجی بھرا, خوشیوں بھرا, رسپیکٹ بھرا, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھرا. ٹھیک ہے. تو جو ہمیں سارے نبیوں نے بھی سکھایا, وہ ایک انسان کا اول ترین جذبہ, سب سے اول جس میں انسان مکمل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لو. ٹھیک ہے. اچھا, لو کے پیچھے جو جذبہ ہے, جو لو کو پروڈیوس کرتا ہے, جب لو, میں کسی سے لو کروں گی نا, میں اس قلم سے اگر پیار کرتی ہوں تو میں اس کا خیال رکھوں گی, میں اس کو صاف رکھوں گی, میں اس کو بچا کے رکھوں گی. جب آپ کسی سے لو کرتے ہیں, ٹھیک, اب لو کے پیچھے جو جذبہ ہے, جو لو کو انرجی دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان. اوکے. اچھا, اب آتے ہیں واپس, لو کا مجھے اپوزٹ بتائیں. نفرت. بالکل ٹھیک. اور اگر میں اس کے پیچھے والے حصے کو لاؤں, لو کے پیچھے فیتھ ہے, لو کا اپوزٹ ہے ہیٹ, تو ہیٹ کے پیچھے کیا ہے, جو لو کا, جو فیتھ کا اپوزٹ ہے, which is fear, which is fear. بالکل صحیح. آپ ایک قوم میں ایمان دیکھیں تو وہ ساری قوم ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے, وہاں صفائی ہوگی, کیونکہ ایک ایک چیز کی عزت ہے, قدر ہے, وقت کی قدر ہے, ہر انسان کی قدر ہے, کیونکہ اس میں ایمان ہے. جس قوموں میں نفرت ہوگی
सॉरी नफरत नहीं, फियर होगा, फियर जो फेथ का ऑपोजिट है। जितना ऊंचा ईमान उतना कम खौफ, जितना ज्यादा खौफ उतना कम ईमान। जहां खौफ ज्यादा होगा वहां नफरतें ज्यादा होंगी। आपने कहा जेलसीज, लोगों की टांगे काटना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब नफरतों से आता है जो फियर बेस्ड होता है। ठीक है, अब फियर कहां से आता है? फियर तो मेरी जान औरंगजेब, आपने जब पहली दफा खड़े हुए थे ना, आप अपने बचपन में आप मेज के सहारे जब खड़े हुए थे तो आपके प्यारों ने, घर वाले प्यारों ने कहा था हाय हाय गिर जाओगे औरंगजेब। बिल्कुल सही। फिर आपने किसी गिलास को हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्हें कहा हाय टूट जाएगा, शीशा लग जाएगा, चोट लग जाएगी, गंदे हो जाओ। हमारा पूरा मुस्तकबिल हमारे बचपन में हमें पहले ही सारा बता दिया गया था। हम अंदर में से पैदा हुए एने वडे बहू के साथ, जो एक जरा कदम उठाते हैं ना वो कहता है बहू, यानी कि अभी काटूंगा मैं तुम्हें। और इसने शक्ल ले लिए जिसको हम कहते हैं अना। अना एक बहुत बड़ा लफ्ज है, ये सिर्फ वो फांफू वाला अना नहीं है। अना एक दुश्मन है आपकी रूहानी हालत का। आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको कहती है करके छोड़ो, तुम कर सकते हो, जो आपको धक्का देती है, उसका दुश्मन है आपकी अना। अना आपको कभी अजीम नहीं होने देगी। अना कभी भी, अना आपको नाउजुबिल्ला खुदा समझवाने की करेगी, गुरूर देगी। जब अना नहीं होती तो आप वसीला बनते हैं अपने बनाने वाले का। आप हमेशा अपने से बड़ी हस्ती ढूंढते हैं जब आप में अना नहीं होती। और वो आपको शुक्र में रखता है। जो शुक्र में होता है उसमें आजिज़ी होती है, जो आजिज़ी में है उसमें सब्र होता है, जो सब्र में होता है उसको यकीन होता है, ईमान होता है। ये सारी हालतें आप, अच्छा चले, एक तो अम्मी अब्बा ने आपको सख्त डराया, उसके बाद आप जी स्कूल गए, स्कूल में आपको सिखाया गया या मौलवी साहब ने सिखाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, डरो डरो डरो, दोज़ख से डरो, अच्छा अब्बा से डरो, चचा से डरो, इनके आगे नहीं बोलना, फिंगर ऑन योर लिप्स, टीचर से डरो, इम्तिहान से डरो, ये काटेगा इससे डरो। मतलब डर हमारे अंदर डीएनए में, इस कौम की डीएनए में डर बैठा हुआ है। जहां आपको गुरूर भी नजर आता है ना, गुरूर भी एक खौफ की हालत है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जहां ह्यूमिलिटी होगी वहां आपको कोई डिफेंस नहीं चाहिए, लेकिन जहां अंदर से बंदा खोखला होता है तो वो गुरूर करता है। जब आप उसको ईमान से भरेंगे तो कोई गुरूर नहीं होगा, वहां आजिज़ी होगी। यानी कि आप ये नहीं कहोगे इधर आओ, ये उठाओ, ये कुर्सी इधर से उधर रखो। यानी कि मेरे पे लानत है अगर मैं नीचे से कुछ उठा लूं या कुर्सी इधर से उधर कर दूं। मेरी तो इज्जत खत्म हो जाती है। यानी इधर रखी हुई है ना मेरी इज्जत, तो अगर मैंने जरा कुछ उठा लिया तो वो तो ये कट गई। तो तभी तो अल्लाह दिन में 5 दफा नाक रगड़वाता है जमीन के बच्चों तू इसको ये समझ रहे तेरी औकात क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम ये जिस अच्छे अंदाज में आपने प्रैक्टिकल सिचुएशन को लिंक किया है स्पिरिट के साथ, डिविनिटी के साथ, इसमें तो साफ हमें नजर आता है कि हम टोटल ये फिजिकल वर्ल्ड में घूम फिर रहे हैं, अपनी स्पिरिट के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ हमारा डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से हमें ये सारी नेगेटिव चीजें आती हैं। अब इसको मैं लिंक करना चाहूंगा, एक बहुत कॉमन वर्ड आजकल बोला जा रहा है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन असर कोई नहीं हो रहा। हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो पहले तो काइंडली ये बताइए कि आपके नजदीक क्या तस्वुर है बीइंग पॉजिटिव का, और उसके बाद फिर जो मैंने तस्वीर कशी की है इस पे अपना तज्जिया दीजिए जरा। अच्छा, ये लैंग्वेज पे देखें, बंदर और इंसान में बहुत कम फर्क है। बंदर का दिमाग भी इतना ही बड़ा है जितना इंसान का होता है, सिर्फ फर्क है जबान का। इंसान ज्यादा लफ्ज वोकैबुलरी समझता है। अभी जैसे आपने पानी उठा के पिया
آپ کا ہاتھ گلاس کی طرف کیوں گیا؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ پیاس لگی ہے تو آپ ایکشن میں آئے. اگر وہ لفظ نہ آتے تو آپ کا ہاتھ گلاس کی طرف نہ بڑھتا. ٹھیک ہے؟ آپ اس دماغ، اس اعلیٰ مشین کو، اس سے زیادہ زبردست مشین ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوئی، اس کو چلانے کے لیے جو پروگرام لکھتے ہیں وہ آپ نے جیسے اس میں ڈالا ہے if you think differently تو you will be acting differently. یہاں پر چوائس آف ورڈز. اب یہاں پھر میں ہر شو پہ یہی آپ جیسے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ماں باپ کی طرف یہی تاکید ہے، پلیز سب یاد رکھیں کہ انسان کا لاشعور نہ نہیں سمجھتا، نیگیٹو سمجھتا ہی نہیں. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم نہ نہیں سمجھتے. تو اورنگزیب میں اگر آپ کو کہوں کہ ابھی آپ ایک نیلے رنگ کے کبوتر کا نہ سوچیں صحیح تو دماغ کیا کرتا ہے؟ میں ضرور سوچوں گا. حالانکہ آپ نے زندگی میں ایک نیلا کبوتر نہیں دیکھا، لیکن آپ نیلا رنگ جانتے ہیں اور کبوتر جانتے ہیں، اور آپ کی اس زبردست مشین نے آدھے سیکنڈ میں ایک نیا پروڈکٹ بنا کے آپ کو حاضر کر دیا. اور میں کہہ رہی ہوں نہ کریں. سمجھ آئی؟ انسان کو بنایا ایسے گیا ہے کہ ہم نہ نہیں سمجھتے. اب اگر میں اورنگزیب سے کہوں اورنگزیب پریشان نہ ہو، تو آپ کا دماغ کیا سمجھتا ہے کہ ہونا ہے. ہاں پریشان ہو. تو جب آپ حکم دیں گے جس کو ایسا تو وہ پریشان ہوگا. آپ بچے کو کہہ رہے ہو یہ مت کرو، وہ کیا سمجھ رہے یہ کرو. پھر اوپر سے ہم اس کو ایک مہر لگا دیتے کہ دیکھو بڑا ضدی بھی ہے. اب وہ پوری زندگی ضد یا کرے گا یا چھوڑ دے گا، کیونکہ بچپن میں اس پہ ایک مہر لگا دی گئی تھی. اچھا، اس کی بجائے آپ جو سلیکٹ کریں پہلا سبق ماں باپ کے لیے کہ آپ اسی چیز کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو پازیٹیو انداز میں کہیں. میں اگر اورنگزیب سے ہرا کبوتر یا نیلا کبوتر نہیں سوچوانا چاہ رہی تو میں یہ نہ کہوں کہ آپ ہرا کبوتر نہ سوچیں. میں اورنگزیب سے وہ کہوں گی جو میں سوچوانا چاہ رہی ہوں. آئیں اورنگزیب اب رپورٹ لکھتے ہیں. اب آپ کا دماغ ہرے نیلے کبوتر پہ نہیں جائے گا، رپورٹ پہ آئے گا. تو اگر بچہ میری کوئی کام کر رہا ہے جو غلط ہے، میں یہ نہ کہوں کہ یہ مت کرو، میں اس کو کہوں آؤ یہ کرو. وہ دوسری چیز ہے کیا جو میں کروانا چاہ رہی ہوں. اکثر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کروانا کیا ہے بچے سے. ہاں، اس لیے وہ اس کو مت 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 پہ چلتے ہیں. اب وہ مت مت پہ اس کا فیئر بڑھتا ہے اور وہ ایک ڈرپوک غلام بن جاتا ہے اپنے معاشرے کا، اور اس طرح غلام قومیں بنتی ہیں. آپ نے اورنگزیب بڑی خوبصورت بات یہ کہی تھی کہ ہم اپنی اسپرچویلٹی سے ہٹ رہے ہیں اور اپنی فزیکل وجود، دنیا کو میں بالکل بلیم نہیں کرتی کہ ہم دنیا کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ ہمیں اپنے جسم سے کتنی گھن آتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی نانی دادی جو بھی بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہاں دیکھو شیم شیم شیم. ہمیں بچپن سے اپنے سے گھن کروانا سکھا دیا. ہم خواتین دیکھیں یہ 2.5-3 گز ایکسٹرا پہنتے ہیں، یہ ہماری کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے کہ مجھے اپنے جسم سے شرم کرنی چاہیے. میں بےہودہ ہوں، میں بےہودہ ہوں. کچھ لوگ بال بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ بالوں کو چھپاتے ہیں. یہ سب جسمانی چیزیں ہیں، اور جسم وہ چیز ہے جو اس دنیا میں رہ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، صرف میری روح اوپر جائے گی. جتنا جسم پہ زیادہ زور ہوگا اتنا آپ روح سے زیادہ ہٹیں گے. بات ختم. اور جب روح نکل جاتی ہے کسی چیز سے تو کیا ہوتا ہے، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ امپلوڈ ہو جاتا ہے. وہ پھٹتا نہیں ہے، وہ اپنے میں ہی امپلوڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مغلائی دور کہاں گیا، رومن سیولائزیشن، گریک سیولائزیشن، ساری. چنگیز خان کدھر گیا؟ ان کے دیکھیں دور میں جب بھی وہ روحانی دور ان کا تھا وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن جہاں وہ آئے میناکاریوں پہ، گوٹے کنارے، انداز آداب پہ کہ نہیں جی 15 دفعہ سلام کرو، جھک کے کرو، تو یہ نہیں تو 14 دفعہ ہوگا تو گلا کاٹ. جب بھی وہ ان چیزوں پہ آئے وہاں ان کا امپلوڈ ہو کے اب بڑے ان کے محل کھڑے ہیں لیکن ان کا دستور کوئی نہیں ہے. اچھا، اب ہم میم بہت ہی
कमाल के उस पीक पे पहुंच चुके हैं डिस्कशन की. कई लोगों से मुलाकात होती है, आपका भी बहुत ज्यादा लिंक है अपने स्टूडेंट्स के साथ, बाकियों के साथ. बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, और उस मिसकंसेप्शन की एक वजह ये भी है कि बहुत पुराने रिसर्च में कहा जाता था कि जी 5 साल तक या 7 साल तक बच्चे की पर्सनालिटी बन जाती है. लेकिन बाद की रिसर्च ने साबित किया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज है कि ब्रेन मुस्तकिल चेंजेस लाता रहता है. तो ये कोई अब पत्थर पे लकीर नहीं हो गई कि आपकी जो पर्सनालिटी बचपन के माहौल या तरबियत की वजह से थी वो चेंज नहीं हो सकती. एक तो ये बात. दूसरी बात, अक्सर लोग शिकवा करते नजर आते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने घर के माहौल का, अपने दफ्तर के माहौल का. सोसाइटी में आजकल ऐसा माहौल है जी. तो आप उनको क्या मशवरा देगी कि क्या शिकवे शिकायतें करते रहें या अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को भी चेंज करें और पॉजिटिविटी लेके आए? बहुत गहरा सवाल है औरंगजेब. देखिए, हमारा जो आप जहाज में आपने सफर किया है? जी, मैंने उड़ाया भी हुआ है. अच्छा, बस में भी सफर किया है? जी. जहाज में जहां सारे कंट्रोल्स होते हैं, कॉकपिट जो होता है वो जहाज का 10% हिस्सा होता है, बेशक, जो पूरे उसके 90% को चलाता है. बस में भी ड्राइवर की एक सीट होती है, पीछे 50 सीटें होती हैं, लेकिन सारा कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है. अच्छा, इसी तरह इंसान का जो शऊरी दिमाग है वो 10% होता है और लाशऊर दिमाग 90% होता है. अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी पे मैं आती हूँ, अगर आप बचपन से आपकी सारी मदर बोर्ड पे जो हार्ड वायरिंग हुई है वो उस बहू की हुई है, खौफ, मत बोलो उसके आगे, टूट जाएगा, चोट, अगर वो 90% वो आवाज आ रही है और आपने बचपन से उस 10% को ट्रेन ही नहीं होने दिया. जब मेरी पोती 2.5 साल की हुई और बोलती थी तो मेरी पोती दिन में 300 दफा पूछती थी क्यों. सबसे इंसान का गहरा सवाल है क्यों. वो ये नहीं पूछती थी क्या, कैसे, कहती थी क्यों. क्योंकि नियत होती है क्यों के जवाब में. क्योंकि जब आप क्योंकि कहते हैं तो नियत आती है. ठीक है, उस वक्त हमने उसके अगर क्यों का जवाब नहीं दिया, उसको उभारा नहीं, उसको सजाया नहीं, वो गुलाम बनेगा हमेशा अपने लाशऊर का. और लाशऊर उसको हमेशा जिंदगी में. लेकिन जब हम बच्चे को शऊर देते हैं कि तुम सवाल तो करो, फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू होती है. बिल्कुल सही, जबरदस्त. जब हुक्म ही नहीं आएगा कॉकपिट से तो फ्यूजलाज क्या करेगा. जब ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं मोड़ेगा तो मुसाफिर उधर ही जाएंगे ना जहां पर वो टुर पे जी, बस गवाची गांव. That's great. अच्छा, अब ये सारी जो ताना बाना है या सारी जो तान है वो टूट रही है इंडिविजुअल पे. इंडिविजुअल को अपने आप को बाशऊर बनाना है, इंडिविजुअल को अपनी रूह के साथ ताल्लुक जोड़ना है, इंडिविजुअल को अपने अंदर चेंजेस लेके आनी है. इस सिलसिले में फैमिलीज, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे और खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर, उसका किरदार बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल या शर्मनाक तो नहीं है, लेकिन इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है एम्प्लॉइज के, स्टूडेंट्स के माइंडसेट चेंज के हवाले से. आप क्या मशवरा देती हैं जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती हैं या आप स्टूडेंट से, टीचर से आप जब एड्रेस करती हैं कि किस तरीके से वो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, अमली तौर पे क्या कदम उठाएं? बात वही है औरंगजेब के किरदार बन जाता है आपका. जो मदर बोर्ड पे वायरिंग हुई होती है ना, वो आपकी 3 साल तक बन जाती है. यहां तक कि सबसे पहली चीज जो इंसान की रूह सीखती है वो होता है ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट 2 साल की उम्र तक बन जाता है. अगर बच्चा ट्रस्टिंग नहीं सीखता तो वो जिंदगी भर के लिए मिसट्रस्टिंग यानी शक करता है हर चीज पे. दूसरी बात ये कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम नहीं है आपका किरदार बनाना, उनका काम है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू ये सिखाना. आप क्यों अपने एजुकेशनल इदारों को कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को मैंने लो इसका किरदार सेट करो? क्यों भाई? एक तो खाना बनाया आपने. आप जापान में चले जाएं, जापान में सबसे ऊंचे लोगों किरदार में ऊंचे लोग हैं, जर्मनी में ऊंचे लोग हैं किरदार में,
6 साल की उम्र तक तो स्कूल नहीं जाते हैं, उनका जब किरदार बन रहा होता है वो घर पे रहते हैं इकदार सीखने के लिए। कैसे सीखते हैं? माँ बाप को देख कर, सुनकर नहीं, लपे आती है दुआ, सुनकर नहीं, लपे आती है पे अमल करके, देख कर कि मेरी माँ दरवाजा कैसे खोलती है, उस पे लेक्चर नहीं मिलता कि वो दरवाजा अपनी तरफ खोलती है कि अगर कोई और आ रहा हो तो दबाते हुए उसके मुंह पे ना लगे, जब कोई पेंसिल मांगे तो ऐसे देते हैं, नोकदार धार उसकी तरफ नहीं करते हैं। ये बच्चा विजुअली सीखता है, मिरर करता है आईने की तरह 6 साल तक, क्योंकि 6 साल तक बच्चे का ये वाला दिमाग का हिस्सा खुला होता है, खुला होता है ताकि उसका सर स्क्वीज हो और वो बर्थ चैनल से दुनिया में आ सके। 6 साल के बाद वो बंद होने लगता है, उस वक्त तक उसके मिरर न्यूरॉन सबसे हाई होते हैं। फिर यूनिवर्सिटियों का, स्कूलों का, अच्छा इनका काम भी क्या है, अब जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी गई, ठीक है, वहां मैं गई लड़कियों की कैंटीन में, एक तो अव्वल तो लड़कियों की कैंटीन अलग है, लड़कों की कैंटीन अलग है, अगर पता नहीं साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये भी मुझे नहीं पता, खैर। अच्छा वहां पर बहुत सी मैं कहती हूँ जब मैं लास्ट गई थी तो 90% लड़कियों ने हिजाबें पहनी हुई, लंबे लंबे अबाया पहने हुए, मुंह ढके हुए, कैंटीन में ये सारा सीन ऑन। आप सोचें औरंगजेब उस कैंटीन में पांव रखने की जगह नहीं थी, वहां पर इतना कचरा था जमीन पे, और आप हिजाबें पहन के बैठे हैं लेकिन पांव रखने की जगह नहीं है आपके कूड़े में। आप मुझे बताएं कौन सा जानवर हमें मना है खाना? जी बिल्कुल सही है। और क्यों मना है? कूड़े और गंद की वजह से। अब कौन बैठा है कूड़े में? अशरफुल मखलूकात। अब वो यूनिवर्सिटी का काम अगर चाहे, और हो भी सकता है, वो कहे कि जी आप अपनी कैंटीन को साफ करें, आज का क्लास नंबर 1 का 2-3 लोगों का बैच है, आज ये साफ करें, पूरा रोस्टर बनाए, अभी आपने खिड़कियां साफ करनी है, आपने जाके पंखे साफ करने हैं क्लासरूम के, लेकिन आप करते ही नहीं है। नहीं जी, ये तो ये है कि अगर कोई हिम्मत कर भी ले तो सोशल मीडिया पे पोस्ट लग जाती है तस्वीरों के साथ कि यूनिवर्सिटी कितना बड़ा जुल्म कर रही है स्टूडेंट्स पे, उनसे सफाई करवा रही है। बिल्कुल। अब मैं एक फकीर को, मेरे के पास बाजार में एक फकीर साहब आए, कोई 40 की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने कहा पैसे दे दें, रोटी लेनी है। मैंने कहा देखें मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैं आपको झाड़ू खरीद के देती हूँ, ये छोटे से एरिया में आप झाड़ू लगाएं, मैं 100 रुपया दूंगी, आप अपनी रोटी अपने पैसे से खाएं। कहता है मैं मुसलमान हूँ, भंगी नहीं हूँ। जबरदस्त, यानी ये एटीट्यूड देखिए, और भीख मांगते वक्त ये ख्याल नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब ऐसी कौम का क्या किया जाए? ऐसी कौम के लिए पहला तो ये है कि आप जैसे लोगों की बातें सुनवाई जाए उन्हें, कि कहीं तो असर हो। अच्छा एक अब बहुत ही मजेदार बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आज के प्रोग्राम में आपका ये अजीम कंट्रीब्यूशन होगा, और वो ये कि अक्सर लोग आपको या मुझे कह लगाते हुए मिलते हैं, एक दूसरे को तंग करते हुए मिलते हैं, पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन खुशी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। काइंडली कोई जेन्युइन खुशी हासिल करने का कोई तरीका बता दीजिए, आज का प्रोग्राम जो है वो अमर हो जाएगा। 2 चीजें हैं, एक है प्लेजर और एक है जॉय, ठीक है? प्लेजर आपके लोअर ह्यूमन स्टेट को होता है, जैसे कुत्ते को आप प्यार कर रहे हैं तो बिल्ली को करें जो करती है, ये प्लेजर होता है। इसके लिए आप पार्टियां करें, फिल्में देखें, कोका कोला पिएं, जो मर्जी खाएं पिएं, वो प्लेजर, वो आपकी जिस्मानी हालत की होती है। वो अभी हा किया और उसके बाद फिर भी हाय हाय छड्डो यार पाकिस्तान ये है, फिर वो चीजें आप, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। दूसरी तरफ होता है जॉय। जॉय इसको एक स्पिरिचुअल हालत होती है, जब मैं एक पत्ते को खुलता हुआ देखूं तो वो मेरे लिए एक जॉय का मोमेंट है। जब मैं समुंदर का एक छींटा मुझे लगता है तो वो एक जॉय का मोमेंट है, जो इसकी मेमोरी भी सोचूं तो वो जॉय मुझे वापस आ जाता है।
I can recreate that joy because it is extremely valuable, it is extremely meaningful. क्योंकि मेरे अंदर भी एक तूफान है, मैं जब समुंदर में तूफान देखती हूँ ना तो वो दोनों मैच हो जाते हैं. ये मैच मुझे किसी पार्टी पे नहीं मिल सकता, किसी चाय के अड्डे पे नहीं मिल सकता, समोसे खाते हुए नहीं मिल सकता. तो वो समोसा खत्म हुआ और वो प्लेजर खत्म हो गया. लेकिन ये जॉय आप किसी भी गम ज़दा हालत, अच्छा ये जॉय असल में आता क्या है, एक्शन आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल है. इट कम्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ गिविंग, इट कम्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ गिविंग. अगर मैं औरंगजेब को कहूँ अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब, और औरंगजेब मुझे जवाब नहीं देते, मैं कहूंगी दफा करो, मैंने भी बात नहीं करनी औरंगजेब से. अगर मैं अपने रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन में बनाती हूँ कि नहीं जी मैं तो इज्जत दूंगी अगर मुझे इज्जत मिले, ये मैंने अपनी खुशी का जनाजा निकाल लिया. अगर मैं इज्जत करने जाती हूँ क्योंकि मुझे इज्जत देने में मजा आता है, अब मेरी खुशी का मुकम्मल समा पैदा हो गया. मेरी खुशी की चाबी अब मेरे हाथ में है. औरंगजेब सलाम करे ना करे, मेरे जवाब दे ना दे, मैंने तो किया और ये मेरे लिए काफी है बस. That's great. That's great. यानी आपने जो काम करना है वो अपने इनर सेल्फ की सेटिस्फैक्शन के लिए कीजिए. एक्सटर्नल रिस्पांस पे जितनी तवज्जो देंगे खुशी नहीं मिलेगी. इस बहुत खूबसूरत बात के साथ अब चूंकि हमारा प्रोग्राम भी आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मैं 2 सवाल अभी रह गए हैं मैम. एक तो ये कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा वाकफियत है, आप जाती हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं. हैप्पी वर्कर की एक मूवमेंट चली वेस्ट में, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय खुश नजर आता है फौरन से पहले सुराग लगाया जाता है कि ये खुश क्यों है, इसको फौरन एक्सप्लेनेशन लेटर दो, कोई डांट डपट करो ताकि ये संजीदा मुंह बना के फिरे. आप क्या मशवरा देंगी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को, एचआर डायरेक्टर्स को, कि कैसे वो माहौल ऐसा एस्टैब्लिश करें कि लोग खुश होकर आके काम करें और अपनी प्रोडक्टिविटी दें? आपने कौन सी मूवमेंट का जिक्र किया? आई एम सॉरी, मैं वो लफ्ज भूल नहीं, मुझे हैप्पी वर्कर. हैप्पी वर्कर, हैप्पी वर्कर. हाँ अच्छा, ये मैं तो स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ रही थी कि सिंगापुर जैसे मुल्क में जहां इतनी इकोनॉमिक वेल बीइंग है, वहां भी 76% पीपल आर डिसएंगेज्ड फ्रॉम देयर वर्क. पाकिस्तान में डिसएंगेजमेंट इज 24%. तो खैर अच्छा, आजकल मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुसलसल हम लोग पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो मैंने इस वक्त तक जब से कोविड शुरू हुआ है 33 लेक्चर्स सुन चुकी हूँ मैं उन लोगों के जिन्होंने बेताशा किताबें लिखी हैं, और खुद भी एक सीईओ हैं कंपनी के, हजारों लोगों की कंपनियों के जी. सब ने इसका बताया कि हैप्पी वर्कर वो, और ये मुझे एकदम, मैंने 33 सुन लिए और मैंने कहा यार ये मेरा पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर भी यही करता है. कनेक्शन दे. क्यों लोगों की खुशी होती है? वो कहते हैं सिर्फ आपने आके पूछना है, लेट्स से कि औरंगजेब मैं आपकी बॉस हूँ, ठीक है जी. मैं सुबह आके कहती हूँ औरंगजेब आप कैसे हैं, आपकी जो बेटी का कल इम्तिहान था कैसा हुआ? नंबर 1, मुझे पता होना चाहिए आपकी जिंदगी के हालात क्या है, राइट? नंबर 2 मेरा सवाल होगा, अच्छा औरंगजेब आज के दिन में या इस हफ्ते में आपके लिए सबसे जरूरी काम करना क्या है? तो आप कहेंगे जी मुझे 5 प्रपोजल लिखने और 2 क्लाइंट्स मीटिंग करनी है. मेरा तीसरा सवाल होगा, औरंगजेब मुझे बताएं मैं आपकी इसमें क्या खिदमत कर सकती हूँ? मदद नहीं, मदद सिर्फ लंगड़े लूलों की जाती है. मैं आपकी क्या खिदमत करूं? यानी अब हम इबादत में शामिल होते हैं, खिदमत खुदा, खिदमत खल्क के उसमें आ जाओ. अब बताओ औरंगजेब मैं इसमें आपको कैसे आपकी खिदमत करूं? मैं बॉस हूं और आपको ये कह रही हूं, क्योंकि वी आर सर्विंग टुगेदर, हम अपनी वसीला बन के आगे औरों तक पहुंचा. ये 3 सवाल. अच्छा, अब जितने लोगों को मैंने पाकिस्तान में खुश देखा है जी, मैंने उनसे पूछा तुम खुश क्यों अपने काम में? हर एक ने मुझे वजह बताई, क्योंकि मेरा सेठ जो है, मेरा सेठ या मेरा बॉस मेरे घर आके मुझे चावल दाल रोटी दे के जाता है, या मेरा बच्चा बीमार हो तो मेरा हाल पूछता है,
مجھے میری زندگی میں کچھ چاہیے ہو تو مجھے وہ دیتا ہے, صرف اس کا ہاتھ تھام لیں وہ خوش ہے. مفت ہے, یہ ساری چیزیں مفت ہیں. کسی کو سلام کرنا مفت ہے, عزت دینا مفت ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتے مفتے میں کتنی امیری ہے. ماشاءاللہ, ویل سیڈ میم. تو آج کے پروگرام کا حاصل گفتگو کہ اپنی اسپرٹ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے, اپنے اندر کی خوشی کے لیے سلام کیجئے, تعلقات بنائیے, اچھے کام کیجئے, ریوارڈ رسپانس پہ توجہ کم دیجئے, پازیٹیوٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی, کامیابی آپ کا مقدر بنے گی, اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے میں بھی ہچکچائیں گے نہیں. اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں شیریں نقوی صاحبہ کا. تھینک یو, بہت شکریہ میم, بہت مزہ آیا مجھے پروگرام کر کے, اور اگر آپ کو بھی مزہ آیا ہو تو کائنڈلی آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ اورنگزیب. آپ اگر چھوٹے چھوٹے نوالے بھی لے کے لوگوں تک جا رہے ہیں, بہت بڑا اگر آئیڈیلزم ہو جائے تو پھر ایک ہاتھی کھانا مشکل ہوتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے پیغام بھی لے کے جائیں. لیکن مین یہ ہے کہ لوگ عمل کرنا سیکھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہیں, ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب تک وہ خیال ہاتھ تک نہیں اترے گا کہ میں نے اس ہاتھ سے کسی کو دکھ نہیں دینا, اپنی زمین کو خراب نہیں کرنا, جب تک کوئی چینج نہیں آئے گی. تو جو دل اور دماغ کا یہ 12 انچ کا حصہ جو ڈسٹنس ہے, اس کو ہم کیپچر کر کے عمل میں لے کے آئیں تو بس ہماری جیت ہی جیت ہے. تھینک یو جے جے. بہت شکریہ میم آپ کا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں میں پازیٹیوٹی کو مزید بڑھائے تاکہ ہم بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں, اور شیریں صاحبہ جیسے لوگ زیادہ سے زیادہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے آئیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.